हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है लोढ़ा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक लोढ़ा। सर, अभी एक आम आदमी से जुड़ा सवाल सर, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 12 से 16 महीने के दरमियान पूरा रियल एस्टेट थोड़ा सा स्लगिश बिहेव कर रहा है। तो जो घर खरीदने की सोच रहा था तो उसको लग रहा था कि अभी कीमतें थोड़ी डाउन आएगी और अभी जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो माहौल बना है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, हर कोई चर्चा कर रहा है 20% 30% ये वगैरह वगैरह, तो वो वापस होल्ड पे चला गया है कि भैया पहले से तो होल्ड पे था ही कि कीमतें और कम आएगी, अब वापस की कीमतें कम होगी। तो उन घर खरीदारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो घर खरीदने के लिए तैयार है बस, लेकिन उसको एक सही टाइम नहीं मिल पा रहा है, सही एक मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से चेंजेस हो रही है कि वो एक निर्णय नहीं बना पा रहा है। जी, मैं ये समझता हूँ कि पिछले कम से कम 5 साल से या उससे भी ज़्यादा पीरियड से एक्सपर्ट्स टिप्पणियाँ करते जा रहे हैं और मुंबई में, बेंगलोर में, पूना में, जिस शहर में भी अच्छा ट्रांसपेरेंट मार्केट, अच्छे बिल्डर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहाँ पे रियल एस्टेट की प्राइसेस बिल्कुल कम नहीं हुई हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी वो एक अच्छे मीडियम तरीके से ऊपर गई हैं। जब मेरे दादाजी ने घर लिया था तब उनको लोगों ने बताया बहुत महंगा ले रहे हो। उसके बाद में ऐसा है कि उस घर से उनके पूरे ख़ानदान आगे बढ़ सका। जब पिताजी ने घर लिया तब भी लोग ऐसा ही कहते थे कि बहुत महंगा ले रहे हो। उसके उस घर के कारण से वो उनको ताकत मिली, एक नया सोचने का तरीका मिला, अच्छे लोगों से मिलने जुलने का उनको मौका मिला और पूरे परिवार में परिवर्तन हुआ। और सेम हर फैमिली की स्टोरी है कि घर खरीदते टाइम हमेशा ऐसे ही लगता है कि महंगा होगा, परंतु सोचना ये चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। अच्छे बिल्डर से खरीद रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अच्छे लोकेशन पे खरीद रहे हो और सही दाम पे खरीद रहे हो। और इसके चलते हुए आज का जो सिनेरियो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी गिरने वाली हैं। आज इंटरेस्ट रेट्स गिरने के पहले दाम जो हैं वो अच्छे अट्रैक्टिव हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरती हैं तो नॉर्मली डिमांड बढ़ेगी और हो सकता है कि दाम भी ऊपर जाएं। तो आज के समय के अंदर आपका विन विन है कि आप अच्छे दामों पर घर खरीद सकते हैं और आगे कल जब इंटरेस्ट रेट्स जो गिरेंगी ऑटोमेटिकली आपको वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स का फ़ायदा मिलेगा। सर, एक चीज़ अभी तो हमने बात कर ली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की, तो उसके अलावा अगर हम कॉन्ट्ररी कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ देखें तो आप देखिए स्लगिशनेस कमर्शियल रियल एस्टेट में भी बनी हुई है। और अब जिस तरह से पूरे, क्योंकि 70% जो डिमांड होती है कमर्शियल रियल एस्टेट में वो ITS सेक्टर से होती है, और अभी जो IT सेक्टर की हालात है और आगे चल के भी इतने अच्छे संकेत नहीं है, तो आप मानेंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए आने वाले दिन इतने अच्छे नहीं है जितने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा मानना थोड़ा अलग है कि एक्चुअली ऑफिस रियल एस्टेट, जो कमर्शियल रियल एस्टेट आप जिस तरह बताएं, पिछले 18 महीने से काफ़ी अच्छा तरह से परफॉर्म कर रहा है। टेनेंट्स का जो भारत में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए लोकल कंपनीज़ और बाहर की कंपनी सब भारत में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं और उसके लिए ऑफिस स्पेस का अपटेक काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरती हैं तो जो भी यील्ड प्रॉपर्टी होती है जिससे आपको मंथली इनकम आती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, आप अब FD में रखेंगे तो पहले अगर आपको साल के 7 लाख मिलते हैं तो अभी आपको केवल 5 लाख मिलेंगे। तो जब इस सिनेरियो में लोग वो पैसा फिर कमर्शियल रियल एस्टेट में भी लगाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उससे भी अच्छी यील्ड मिलती है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है कि अगर भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो रियल एस्टेट ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगी। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि इकोनॉमी ऊपर गई है और रियल एस्टेट नीचे गया है। दोनों साथ साथ में चले हैं और आगे भी साथ में चलेंगे। सर, लेकिन तो क्या, जैसे अगर जहां तक कहा जाता है और आपकी कंपनी की बात करें तो आपका रेजिडेंशियल पे ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू कमर्शियल, तो क्या गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कमर्शियल के भी आपके नए प्रोजेक्ट्स आएंगे? जी, हमने पिछले 2 साल से कमर्शियल के ऊपर हमारा फोकस बढ़ाया है। आज की तारीख में करीबन 30 लाख वर्ग फुट का कमर्शियल अलग अलग जगह हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू है और अगले साल से उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो हमने कमर्शियल का भी हमारा एक्सपोजर अब बढ़ाया है, क्योंकि हमारा मानना है कि देश की प्रगति होगी तो कमर्शियल सेक्टर भी का उससे बेनिफिट करेगा। सर, एक चीज़ और आपसे मैं समझना चाहूँगा, जैसे हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में पी निवेश तो बढ़ता ही जा रहा है, ज़्यादातर पी निवेश जो है अक्रॉस द ग्लोब लोग काफ़ी अच्छा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा रीट्स के जरिए भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं पूंजी जुटाना चाहती है, तो आपके मुताबिक क्या रीट्स के जरिए पूंजी जुटाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी तक भी कोई भी ऐसा डेवलपर, बातें हो रही, रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको सामने नहीं आया। जी, रीट्स का रेगुलेशन काफ़ी रिसेंटली अब क्लैरिफाई हुआ है। जो छोटी मोटी तकलीफ़ें थी वो अब क्लैरिफाई हुए हैं। आई थिंक रीट्स हो, पी निवेश हो,
या इन जनरल फॉरेन जो फंड्स हैं वो चाहती हैं कि वो इंडियन रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करें। उसका कारण ये है कि उनको लगता है कि इंडिया का जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी तो रियल एस्टेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करने में उनका फ़ायदा है। और यही एक दुख की बात है कि भारत के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि दुनिया भर का पैसा इंडियन रियल एस्टेट में लग रहा है, लगना चाहता है। और अगर हम हमारे खुद के लोगों को रियल एस्टेट खरीदने से रोकेंगे तो जो इस ग्रोथ में उनका पार्टिसिपेशन है, जो आज अच्छे दामों पे घर खरीद कर, ऑफिस खरीद कर लॉन्ग टर्म में उनके इनकम में और उनकी वेल्थ में ग्रोथ होगी, वो एक्सपर्ट्स लोगों को गुमराह करके उससे दूर ले जा रहे हैं। कोई एक्सपर्ट्स का कारण ये करने का ये भी है कि वो स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व रहते हैं और रियल एस्टेट में अगर निवेश नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में निवेश होगा। तो आज जो आपके व्यूअर्स हैं उनको सोच समझ के ये सोचना चाहिए कि अगर पिछले 50 साल से एक रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जिसमें कंटिन्यूसली जब कभी किसी ने भी घर खरीदा है, अच्छे बिल्डर से खरीदा है, अच्छे लोकेशन पे खरीदा है, तो वो ऊपर ही ऊपर गया है और फैमिली में फ़ायदा हुआ है, लोगों की शादियां, लोगों के खर्चे, लोगों की एजुकेशन उनके घरों से हुई हैं। तो रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करना और ख़रीदना एक अच्छा डिसीजन है और लोगों को किसी भी माध्यम से करना चाहिए, भले ही जब रीट्स आए रीट के माध्यम से करें या खुद घर खरीद के करें। तो मेरा आखिरी सवाल, बस बजट है जो थोड़े दिन दूर ही है, तो जो आने वाला बजट है यूनियन बजट, उससे आपकी क्या उम्मीदें होगी? जो वित्त मंत्री जी ने इंडिकेशन दिया था उनके पहले बजट में कि वो इनकम टैक्स रेट्स को कम करने के बारे में सोचेंगे और 25% तक लाएंगे, तो मेरा मानना है कि वित्त मंत्री जी उसके ऊपर विचार करें और डीमोनेटाइजेशन से जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके चलते जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो आदमी अपनी पूरी आमदनी ओपनली बताता है और टैक्स भरता है, उसका गवर्नमेंट को समर्थन करना चाहिए और इंटरेस्ट रेट्स और इनकम टैक्स रेट्स कम कर ये बताना चाहिए कि जो आदमी सच्चा है, अपने इनकम टैक्स पे करता है, उसका गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सर, कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, लेकिन जैसा आपने बता दिया कि जो डिमोनेटाइजेशन के जरिए सरकार के पास पैसा आएगा तो उसमें शायद तक ऐलान हो सकता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कम 7% इंटरेस्ट रेट पर भी बैंक लोन दे सकती है। ये शायद तक बजट के दौरान ऐलान हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसको कितना बड़ा मूव मानेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, पूरे हाउसिंग सेक्टर के लिए? प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक जो हाउसिंग फॉर ऑल की सोच दी है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट, मेरे को लगता है 7.5% इंटरेस्ट रेट तो वैसे ही सभी के लिए हो जाएगी अगले 12 महीने में, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के कारण जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर गवर्नमेंट 1% की, 1.5% की, 2% की अगर सब्सिडी दे तो कई लोग जो आज घर नहीं खरीद सकते हैं उनको खरीदने में सुविधा होगी और इट विल बी अ वेरी वेलकम डिसीजन। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।